हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। तो अब तक हम बेसिकली मॉड्यूलेशन की कहानी पढ़ रहे थे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन चैनल एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो कम्युनिकेशन चैनल से रिलेटेड बेसिकली हमको दो वीडियो पढ़ना है। फर्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ओवरव्यू बताएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और दूसरे वीडियो में हम लास्ट टॉपिक लेंगे कम्युनिकेशन चैनल का, जिसका नाम है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और उससे रिलेटेड अब अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव विद द वंडरफुल टॉपिक कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। बट कम्युनिकेशन चैनल में जाने से पहले हम अभी तक देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि हमारा पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। तो सबसे स्टार्टिंग में बेसिकली हमने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बताया था। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है सर? तो हमने बताया था कि तो सोर्स सिग्नल को हम क्या करते हैं, भेजते हैं। तो सोर्स सिग्नल को भेजने के लिए हमको इसको एक डिवाइस के अंदर फीड करना पड़ता है एंड दैट डिवाइस इज नथिंग बट आवर ट्रांसमीटर। तो ये जो डिवाइस है ये क्या है सर? ट्रांसमीटर है। ओके, तो ट्रांसमीटर के अंदर सोर्स सिग्नल को हम फीड कर देते हैं और ट्रांसमीटर में ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा रहता है। तो ये सिग्नल फिर किसके पास पहुंच जाएगा? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। यानी कम्युनिकेशन चैनल मतलब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, किस मीडियम से होके ये सिग्नल जाएगा। सो दिस इज नॉन एज कम्युनिकेशन व्हाट चैनल। कम्युनिकेशन चैनल से होते हुए, यानी कम्युनिकेशन चैनल मतलब कैसे जाएगा? वायर के थ्रू जाएगा, स्पेस में जाएगा, एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में जाएगा। तो कैसे प्रोपागेट करेगा, वही आज कहानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल से सिग्नल फिर एक डिवाइस के अंदर चला जाता है जिसका नाम है रिसीवर, यानी रिसीवर के पास पहुंच जाएगा सिग्नल। ओके, और रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा और फाइनली इसको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देगा। सो दिस इज आवर डेस्टिनेशन। डी बोले तो डेस्टिनेशन तक सिग्नल पहुंच गया। तो सोर्स पॉइंट से हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इतने स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ये अपन डिस्कस किए थे। बट हमने बताया था कि सोर्स जो सिग्नल हमको जिसको भेजते हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, तो उसको किसी के ऊपर बैठा के भेजना पड़ेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदल नहीं जा सकते हो, किसी व्हीकल के ऊपर या व्हीकल का हेल्प लेके जो भी है आपके पास उसमें जाके बस के थ्रू उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा या ट्रेन के थ्रू। सिमिलरली सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, ये अपने आप ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कैरियर वेव के ऊपर बैठा देते हैं। तो बैठाने के प्रोसेस का नाम था मॉड्यूलेशन, यानी सिग्नल में क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। वी नीड टू सुपरपोज द सोर्स सिग्नल ओवर अ वेव नॉन एज कैरियर वेव। तो कैरियर वेव के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या है सर? दिस प्रोसेस इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मॉड्यूलेशन के बारे में लास्ट टू वीडियो में। पहले सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी सोर्स सिग्नल को हम कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड वाले सीट पे बैठा के भेज रहे थे। और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के सीट पे बैठा के सोर्स सिग्नल को भेज रहे हैं। ये पूरा कहानी था, इसका नाम था मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेट हो गया, ट्रांसमीटर में चला गया। ट्रांसमीटर एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो सिग्नल को जस्ट ट्रांसमिट कर देता है। तो इसके बारे में ज़्यादा हमको कुछ जानना नहीं है, हमको जानना है कि जाता कैसे है सर, यानी ट्रांसमीटर कैसे ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए जो मीडियम यूज करते हैं उसी का नाम क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मतलब मीडियम, किस मीडियम से होते हुए किस तरह से सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएगा, तो इसका हेल्प करने वाला कौन है? कम्युनिकेशन चैनल। इसी के बारे में अपन को डिटेल में आज देखना है, कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। और यहाँ तक पहुँच गया तो रिसीवर में चला जाएगा। रिसीवर के बाद हमने बताया था रिसीवर तक कौन सा सिग्नल गया? वो गया कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटेड वेव गया। तो उसमें दो चीज़ है, कैरियर वेव भी है और सोर्स सिग्नल भी है। बट घर तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या पहुंचाना है? केवल सोर्स सिग्नल को पहुंचाना है, कैरियर वेव को तो नहीं पहुंचाना है। तो कैरियर वेव को रिसीवर के बाद फिर हटाना पड़ता है, जिसका नाम है डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमको डीमॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं। डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या? कैरियर वेव को इस मिक्सचर से, सोर्स सिग्नल और कैरियर वेव के मिक्सचर से कैरियर वेव को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। मिलाने के प्रोसेस को बोलते हैं, सुपरपोजिशन को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेट कर देंगे, सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा, तो कम्युनिकेशन चैनल से। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं थोड़ा। सो लेट अस मूव टू द
टुडेज टॉपिक दैट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है सर, मीडियम कितने तरह के होते हैं, थोड़ा इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं सर। तो कम्युनिकेशन चैनल के बारे में देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन चैनल। दो मेथड से सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। जो पहला मेथड है कम्युनिकेशन चैनल, उसको बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। द फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज नोन एज लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, वो किसी वायर से जाएगा, वो किसी केबल से होते हुए जाएगा, या किसी ऑप्टिकल फाइबर यानी एक फिजिकल मीडियम से होते हुए जाएगा। फिजिकल मतलब वो मीडियम अपन को दिखता है, वायर दिखता है सर, केबल दिखता है। तो ये सारे मेथड है जिससे बेसिकली जिसको हम लाइन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो लाइन कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ वायर, या फिर किसके थ्रू सर, केबल, या फिर किसके थ्रू सर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये सारे तीन मेथड है जिससे हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ वायर या फिर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर। अब ये वायर, तो वायर मतलब फिजिकल वायर रहेगा, कॉपर का वायर या जो भी वायर है, वायर के थ्रू ट्रांसमिट होगा। केबल कहने का मतलब केबल कई तरह के होते हैं। जब बहुत सारे वायर को एक साथ ट्विस्ट करके एक सिस्टम बना दो तो वो बन गया केबल। केबल के अंदर बहुत सारे वायर रहते हैं बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर इज नथिंग बट द केबल। केबल की यदि बात करें तो केबल कई तरह के होते हैं। एक होता है सर ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल मतलब दो तीन वायर लिए और उसको ट्विस्ट कर दिए इस तरह से, कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। सो दीज आर नथिंग बट द ट्विस्टेड केबल। दूसरा जो होता है वो एक होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल मतलब क्या, एक्सिस सेम होगा। जैसे दो वायर लिया आपने, एक का थिकनेस कम है और एक का थिकनेस ज़्यादा है, तो ये जो सिस्टम बन गया, दिस सिस्टम इज नथिंग बट अ कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड केबल, इस तरह के बहुत सारे केबल होते हैं। तो केबल के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जानना है। दूसरा जो कम्युनिकेशन है दैट इज नॉन एज स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में बेसिकली हमको डिटेल में जानना है और इसके फार्मूले को अच्छी तरह से पहचानना है। तो पहला था लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन में फिजिकल मीडियम यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है सर, ऑप्टिकल फाइबर तो आपको रे ऑप्टिक्स में बेसिकली इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और सिग्नल जो है एक जगह से दूसरे जगह तक बिना किसी लॉस का ट्रांसमिट हो जाता है। स्पेस कम्युनिकेशन भी कई तरह के होते हैं। पहला जो स्पेस कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉन एज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन दैट इज द फर्स्ट स्पेस कम्युनिकेशन। दूसरा जो स्पेस कम्युनिकेशन है दैट इज नॉन एज स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन। और तीसरा जो है सर दैट इज नॉन एज लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। क्लियर है? लाइन ऑफ साइट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में विजन, जैसे हम जब देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो लाइन ऑफ साइट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये दो तरह के स्पेस वेव प्रोपगेशन के बारे में बताएंगे। पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन और दूसरा है स्काई वेव प्रोपगेशन। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं जो स्पेस कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। स्पेस कम्युनिकेशन मतलब हवा से बेसिकली मीडियम वैक्यूम से होते हुए सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में। सो फर्स्ट वी हैव, अच्छा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन किसका कैटेगरी है सर, स्पेस कम्युनिकेशन का। लाइन कम्युनिकेशन बेसिकली हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। सो फर्स्ट वी हैव द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। स्पेस कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट पार्ट है, इसका नाम है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। यानी ग्राउंड टू ग्राउंड सिग्नल जब जाएगा तो उसी को बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। अच्छा ये कब यूज़ करते हैं, ये कम्युनिकेशन हम कब यूज़ करते थे, एक कंडीशन है। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम फ्रीक्वेंसी जो है यानी सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी जिस सिग्नल को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यदि 2 मेगाहर्ट्ज़ तक है तब हम स्पेस वेव यानी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का यूज़ करते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे ओनली अप टू
2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। इससे ज़्यादा यदि फ्रीक्वेंसी हो गया तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पावर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब क्यों लॉस होता है उसको थोड़ा ध्यान से जानते हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एक्चुअली में क्या है। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस कुछ इस तरह से है और हमको सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी नीड टू ट्रांसमिट द सिग्नल। यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे और अदर जगह पे हम रिसीवर लगा देंगे यानी रिसीव करेंगे। तो ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज आवर ट्रांसमीटर, टी से लिख रहे हैं, टी बोले तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का काम यहाँ पे क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना। अब ये सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करता है थोड़ा ध्यान से उसको समझते हैं। तो ट्रांसमीटर जब सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट के टर्म में ट्रांसमिट करता है। फिर से बोल रहे हैं, द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट, वेव के टर्म में नहीं, वेव फ्रंट के टर्म में। वेव ऑप्टिक्स में हाइजन ने आपको बताया था क्या, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट। तो वेव फ्रंट यहाँ पे कैसा होगा, सरफेस के साथ यानी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे ये वेव फ्रंट बाहर निकलते हैं। सो दीज आर नथिंग बट अ प्लेन वेव फ्रंट। और ये कौन सा वेव फ्रंट है सर, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट के टर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ। अब यही सिग्नल आगे ट्रांसमिट होते जाएगा यानी डिस्टेंस के साथ आगे मूव करता जाएगा। अब कैसे मूव करता है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली क्या है, ये जब आगे ट्रांसमिट करेगा तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। थोड़ा ध्यान से इसको यदि ऑब्जर्व करो तो बहुत कुछ आपको इस डायग्राम में दिखेगा, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस तरह से ये इस तरह से ट्रांसमिट होते जाता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है यहाँ से यदि ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट किए तो देखो ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। किसके तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ। पहले जो एंगल था वो था 90 डिग्री, उसके बाद एंगल थोड़ा और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। इसका मतलब अर्थ का सरफेस की तरफ ये सिग्नल क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यानी इस सिग्नल को बेसिकली एब्जॉर्ब करना चाहता है अर्थ का सरफेस। क्यों एब्जॉर्ब होता है वो थोड़ा जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट में बेसिकली दो चीज़ें, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। यानी ट्रांसमीटर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज़ें होते हैं सर, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, ये चार्ज को एक्सेलरेट करता है यानी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। और मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि चार्ज को वो घुमाता है यानी सर्कल में घुमाना चालू करेगा। तो क्या होगा बेसिकली, ये अर्थ के सरफेस के बगल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो अर्थ के जस्ट सरफेस के नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसको। अर्थ सरफेस के नीचे यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सरफेस के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कल में मूव करना चालू करेगा और साथ ही साथ इसका स्पीड भी बढ़ते रहेगा। क्यों ये सर्कल में मूव करना चालू कर दिया सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम है इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को सर्कल में घुमाना और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है उसका स्पीड बढ़ाना। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ के सरफेस के बाहर आया ड्यू टू ट्रांसमिशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट द चार्ज। तो अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली सर्कल में स्पीड के साथ घूमना चालू करेगा और उसका स्पीड बढ़ते रहेगा। तो इससे बेसिकली मूवमेंट इन द इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस अ करंट एंड दैट करंट इज नथिंग बट द ईडी करंट, IE से लिखते हैं। यानी अर्थ के सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें मूवमेंट चालू हो गया और जो करंट डेवलप हुआ दैट इज नथिंग बट IE यानी ईडी करंट बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये करंट का आपने नाम सुना होगा। तो ईडी करंट हो गया, EDDY लिखते हैं, पूरा यदि लिखेंगे दिस इज अ ईडी सर, ईडी करंट, समझे, ईडी करंट। तो ईडी करंट का काम क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट निकला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था। अर्थ सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाना चालू कर दिया। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस अ करंट नोन एज ईडी करंट। नाउ दिस ईडी करंट हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इसने जो प्रोड्यूस किया ईडी करंट, उसी करंट का प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो ये जो वेव फ्रंट पहले ऐसे था, अब धीरे धीरे इस तरह से होते हुए, यानी इसी जो एडी करंट इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जनरेट किया, उसी करंट ने इस वेव फ्रंट को अपने सरफेस के तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। और यदि अट्रैक्शन होगा तो एंगल ऑब्वियसली कम होगा, और साथ ही साथ देखो मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब पहले लेंथ इतना था, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, बाद में लेंथ कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यदि इस डायग्राम से देखें तो सिग्नल अप टू मैक्सिमम दिस पॉइंट तक ही जा सकता है। यदि रिसीवर को हम यहाँ तक लगाएं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रिसीवर कहीं भी लगाओ, यहाँ पे लगाओ या इधर लगाओ इधर लगाओ, कहीं भी लगाते हैं रिसीवर, तो रिसीवर को सिग्नल मिलने वाला है। बट इफ वी आर क्रॉसिंग दिस पॉइंट देन देयर इज नो सिग्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जाते जाते पूरा सिग्नल अर्थ के सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो देयर इज नो सिग्नल बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो रिसीवर को हमको यहीं तक लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि हम केवल 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही ट्रांसमिट करते हैं। क्यों नहीं ज़्यादा करते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होगा तो पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस ऑफ सिग्नल हो रहा है। क्यों पावर लॉस ज़्यादा होगा सर? तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक ही ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा कारण है कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, रीज़न है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा पावर लॉस उतना ज़्यादा होगा, इसलिए अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही अपन ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पावर लॉस हो रहा है, इस पावर लॉस का एक टर्म नाम दिया गया है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सर एटीन्यूएशन। क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन। ये एक नया टर्म है सर, इसको अपन को याद रखना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन। एटीन्यूएशन, व्हाट इज एटीन्यूएशन सर? एटीन्यूएशन इज नथिंग बट द लॉस ऑफ पावर बाय, पावर किसका? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो बेंड होने से सिग्नल क्या हो रहा है? सिग्नल का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ पावर ओवर द रेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एटीन्यूएशन। एक नया टर्म है। ठीक है, एटीन्यूएट होना का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना या लॉस हो जाना। तो सिग्नल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका पावर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एटीन्यूएशन। सो व्हाट इज एटीन्यूएशन? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लॉस ऑफ पावर ओवर द रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओवर द रेंज मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका पावर का, सिग्नल का पावर क्या होगा? लॉस होते रहेगा। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं सर? इसी फिनोमिना को बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो एक बार पूरा कहानी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में केवल हम 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं। क्यों इससे ज़्यादा नहीं करते हैं? क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, इसमें होता क्या है? द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ग्राउंड वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोपगेशन हो रहा है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट विच हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड accelerate the charge and magnetic field rotate the charge. Hence, the electron inside the earth crust will start rotating in a circle and the velocity of the electron that will keep on increasing. उसका स्पीड भी बढ़ते रहेगा। Due to movement of current inside the earth crust, there is a current developed known as eddy current. This eddy current has the tendency to attract the electromagnetic wave front towards itself. तो ये क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू करेगा। हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ पावर इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल। दैट लॉस ऑफ पावर ओवर द रेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट? एटीन्यूएशन। सारे पॉइंट्स लिख लोगे? पूरा कहानी क्लियर है? तो ये पूरा कहानी था ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का। तो ये फर्स्ट पार्ट था। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। तो अब दूसरे तरह का कम्युनिकेशन है। यदि हमको 2 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो अपन यूज़ कर सकते हैं किसका? स्काई वेव प्रोपगेशन का। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन दैट इज स्काई वेव कम्युनिकेशन। स्काई वेव कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है सर, स्काई से होते हुए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, बट स्काई में जाएगा। एक बार अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि स्काई वेव कम्युनिकेशन कब यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया, इसको कब यूज़ करेंगे सर? तो इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक हो। यानी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक यदि हमारा फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी को अपन को ट्रांसमिट करना है, देन इन दैट सिचुएशन वी नीड टू यूज़ द स्काई वेव कम्युनिकेशन। ये हम यूज़ करते हैं। क्यों इससे कम और क्यों इससे ज़्यादा नहीं करते हैं वो भी हम अभी आपको रीज़न बताएंगे।
पहले ये जान कर रखो, दिस इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव प्रोपगेशन। इसमें होता क्या है सर, तो इसमें आयनोस्फीयर काम में आता है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं आयनोस्फीयर क्या है। तो मान लो ये अर्थ सरफेस है आपका, ओके, तो ये हो गया आपका अर्थ सरफेस हो गया। अब क्या होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जाओ आप 80 किलोमीटर तक, कितना ऊपर जाओ 80 किलोमीटर। तो अर्थ सरफेस से आप ऊपर गए 80 किलोमीटर तक, यहाँ तक आ गए। अब इससे थोड़ा और ऊपर जाओ, 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ऊपर गए। कहाँ तक गए, अप टू 300 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक आप ऊपर गए। क्लियर है। तो ये जो स्पेस दिख रहा है 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नॉन एज आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर है ये। क्लियर है। अब आयनोस्फीयर में बेसिकली आयंस रहते हैं। कौन रहते हैं, आयंस। अब ये आयंस आया कहाँ से सर, तो ऊपर कौन है सर, ऊपर है सन से रेडिएशन आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह आ रहे हैं। और ऊपर जो है बेसिकली यहाँ पे इस हाइट में ओजोन गैस रहते हैं, ओजोन लेयर के आसपास होते हैं ये आयनोस्फीयर। तो ओजोन गैस को बेसिकली सन के अंदर, यानी ओजोन मतलब O3 को बेसिकली अल्ट्रावायलेट रे तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, O2+O में तोड़ देता है, यानी O2+O, यानी एक ऑक्सीजन का एटम बन गया और एक डायटमिक हो गया। यानी एक सिंगल एटम है और दूसरा क्या है, डायटमिक। जो डायटमिक है उसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है सर। यानी बेसिकली O3 जब टूट गया तो बेसिकली हमको क्या मिला, दो चीज़ मिला। एक मिल गया आपको O2 और दूसरा मिल गया क्या, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। और इसका वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि अकेला है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो अकेला घूम रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चार्ज्ड हो गया। अब ये आयंस के जैसा बिहेव करेगा, और वही आयंस बेसिकली यहाँ पे फ्लोट करते रहता है। कहाँ से कहाँ तक, 80 किलोमीटर की हाइट से लेकर 300 किलोमीटर की हाइट के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे आयंस रहते हैं, इसलिए इस स्फीयर का नाम है आयनोस्फीयर। अब ये इस आयंस का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या है, ये आयंस जो है, आयनोस्फीयर एक मिरर के जैसा बिहेव करता है। मिरर में जैसे रेडिएशन आया तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी तरह से यदि सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है, मान लो अर्थ के इस पॉइंट से आपको ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर लगा दिया, सिग्नल को ट्रांसमिट किए। अब हमने कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में इस तरह से ट्रांसमिट किया। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर। आयनोस्फीयर का, आयंस का क्या काम है, उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देगा ये। तो यहाँ से ये सिग्नल रिफ्लेक्ट हो गया, तो अप टू दिस पॉइंट हम रिसीवर लगा सकते हैं, यानी इधर तो मिलेगा ही, तो इसके बाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम ये इस पॉइंट तक जा रहा है, और अभी हमने मैक्सिमम डिस्टेंस तक आपको बताया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, यानी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया सिग्नल को आयनोस्फीयर में, और आयनोस्फीयर में जो आयंस है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। सो सिग्नल विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आयनोस्फीयर टू द ग्राउंड। क्लियर है। तो पहले कहाँ से कहाँ गया, ट्रांसमीटर यानी अर्थ सरफेस से स्काई में गया, आयनोस्फीयर में गया, और आयनोस्फीयर से फिर ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड पे आप कहीं भी यदि रिसीवर लगा दो इस डिस्टेंस में, तो आपको सिग्नल दिखने वाला है। ठीक है, यानी वहाँ पे सिग्नल आपको मिलेगा। बट अब मैक्सिमम डिस्टेंस यदि यहाँ तक है तो उसके बाद आपको सिग्नल मिलने वाला नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज स्किप डिस्टेंस। आगे जाके लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में बेसिकली ये इसका फार्मूला भी निकालना है हमको कि स्किप डिस्टेंस कितना होता है। बट अभी ये जान के रखो कि ट्रांसमीटर मैक्सिमम जहाँ तक ट्रांसमिट कर पाएगा सिग्नल को, द डिस्टेंस इज नॉन एज क्या, स्किप डिस्टेंस। ओके, तो सिग्नल कुछ इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं इन केस ऑफ व्हाट, द स्काई वेव कम्युनिकेशन। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है सर कि 3 मेगाहर्ट्ज से कम क्यों नहीं ट्रांसमिट कर सकते। 3 मेगाहर्ट्ज से यदि तुमने कम ट्रांसमिट किया तो ये सिग्नल बेसिकली 80 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो पावर भी कम, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम दैट इज अ पावर। तो सिग्नल यदि बहुत ही वीक है, 3 मेगाहर्ट्ज से यदि कम फ्रीक्वेंसी है, सो देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट दिस सिग्नल विल बी रीचिंग अप टू द 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर तक पहुंचा ही नहीं तो काहे को रिफ्लेक्ट होगा सर, यही मीडियम में ही क्या होगा, डिटोरिएट हो जाएगा या वेनिश हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा,
30 से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते सर? 30 से यदि ज़्यादा किए तो ये क्या होगा, पेनिट्रेट करके आयनोस्फीयर को बाहर निकल जाएगा, और एक बार पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया तो फिर से पूरा अलविदा बोल दिया आपको कभी वापस आने वाला नहीं है। इसका मतलब 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में यदि सिग्नल को पहुंचाना है तो फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हर एक जगह पे आयनोस्फीयर की हाइट जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो हाइट दिख रहा है आपको 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, दिस इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। उसी तरह से 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, दिस इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी विच कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब इसमें बेसिकली हमको कुछ कुछ टर्म्स याद रखने हैं। तो पहला कहानी ये याद रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर यदि हमको एक ही ट्रांसमीटर से इंटायर ग्लोब यानी पूरे अर्थ के ऊपर यदि सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो कैसे करेंगे? यानी ये जो अर्थ है ये पूरा गोला है बालक, पूरा गोला, ओके सांबा, पूरा गोला है। तो पूरे गोले के ऊपर हमको ट्रांसमिट करना है सिग्नल, तो कैसे ट्रांसमिट करोगे सर आप? तो थोड़ा इसको छोटे से डायग्राम में बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टी दिख रहा है आपको, ये टी अभी ट्रांसमीटर है और आर जो है ये रिसीवर है, ठीक है। आपको यदि इंटायर ग्लोब के ऊपर सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मान लो ये आपका छोटा सा अर्थ का गोला है सर, गोला, ओके। आपको पूरे अर्थ के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे रिसीवर है ना, रिसीवर के जगह एक नया डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है रिले स्टेशन। क्या नाम है सर? डिवाइस का नाम है रिले स्टेशन, रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का काम क्या है, ये यहाँ पे आप आर नहीं लगाए, RS लगाए, यानी रिसीवर नहीं लगा के रिले स्टेशन लगाया। तो रिले स्टेशन का काम क्या है, ये सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको फिर खिला पिला के तगड़ा कर देगा और फिर से ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ से ये सिग्नल को रिसीव किया और ये फिर से ट्रांसमिट कर दिया आयनोस्फीयर में, फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर से आप क्या यूज़ करो, रिले स्टेशन यूज़ करो, और फिर से सिग्नल ट्रांसमिट होके वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से क्या यूज़ करो, रिले स्टेशन यूज़ करो, और फिर से ये यहाँ तक आ जाएगा सिग्नल। क्लियर है? तो सिग्नल को इंटायर ग्लोब के ऊपर यदि आपको ट्रांसमिट करना है तो क्या करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिसीवर यू नीड टू यूज अ रिले स्टेशन डिवाइस। रिले स्टेशन मतलब ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे एक डिवाइस यूज किया जिसका नाम है रिले स्टेशन। अब इस डिवाइस का काम क्या है, सिग्नल को कैच करता है, और सिग्नल बेचारा बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है तो बहुत ही थक गया है, वो उसका पावर कम हो गया है, मीडियम ने उसका हालत खराब कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको थोड़ा एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाता है। तो सिग्नल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाता है सर? रिले स्टेशन, ये डिवाइस बढ़ाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ा के फिर क्या करता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो ट्रांसमिट कर दिया, फिर से वो वापस आके आया तो फिर से रिले स्टेशन लगाया, फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फिर से ट्रांसमिट किया, फिर से रिले स्टेशन। इस तरह से इंटायर ग्लोब के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड रिले स्टेशन। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल ग्लोबली, ग्लोबली मतलब इंटायर अर्थ के ऊपर यदि सेम सिग्नल एक ही बार ट्रांसमीटर लगाया और पूरा इसी ट्रांसमीटर की वजह से पूरा ग्लोब के ऊपर यदि आपको सिग्नल चाहिए, सो एट सम डिस्टेंस वी नीड टू यूज द रिले स्टेशन, रिले स्टेशन यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है सर कि मैक्सिमम कितना रिले स्टेशन लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से यदि देखो तो ट्रांसमीटर से रिले स्टेशन के बीच में ये जो एंगल कवर होगा मैक्सिमम 120 डिग्री कवर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिनिमम हमको 3 रिले स्टेशन लगाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल इंक्लूडिंग द ट्रांसमीटर, ठीक है। मिनिमम कितने लगाने पड़ेंगे? 3 रिले स्टेशन, क्योंकि एक जो है वो 120 डिग्री कवर करेगा। इंटायर ग्लोब के ऊपर यदि हमको ट्रांसमिट करना है तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री तो 120 डिग्री एक बार में, तो फिर से 120 और फिर से 120। क्लियर है? तो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल ग्लोबली ऑन द अर्थ मिनिमम वी नीड टू यूज द 3 रिले स्टेशन। मिनिमम 3 तो यूज करना चाहिए, बट मिनिमम इतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी ग्लोबली सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करता, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना एरिया है। हाँ, अपने कंट्री का सिग्नल हम दूसरे कंट्री में बेसिकली नहीं भेज सकते, वो डिफाइंड है, तो इसलिए अपन ऐसे नहीं करते हैं। बट यदि मान लो ऐसा करना पड़ा तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, रिले स्टेशन यूज़ करना पड़ता है। तो पूरा कहानी हमें फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। स्काई वेव कम्युनिकेशन में हम उसी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक है सर, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, देयर इज अ ionosphere from 80 kilometer to 300 kilometer from the surface of the earth. Ionosphere has the ions floating in it
which has the capability to reflect the electromagnetic wave when the transmitter on the ground station transmits the signal into the ionosphere. The ionosphere reflects the signal back to the ground. Hence, there is a skip distance covered on the surface of Earth where we can get the signal at any time. In order to transmit the signal globally on the Earth, we need to use a device called relay station on the ground, which amplifies the or which absorbs the signal, amplifies the signal, and transmits back to the ionosphere. In order to have global transmission, minimum 3 relay station is required because each relay station has the capability to transmit up to 120 डिग्री 120 डिग्री तक ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो 360 डिग्री तक ट्रांसमिट करने के लिए कितने रिले स्टेशन चाहिए सर? मिनिमम 3 रिले स्टेशन चाहिए। तो ये पूरा कहानी था किसका? स्काई वेव कम्युनिकेशन का। अब इसमें हम कुछ कुछ टर्म्स याद रखेंगे बेसिकली रिलेटेड टू द स्काई वेव कम्युनिकेशन। अब क्या टर्म्स है सर, उसको थोड़ा ध्यान से जानते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। तो पहला टर्म है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। टर्म्स इन स्काई वेव कम्युनिकेशन। पहला टर्म्स क्या है सर? इसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को CF से लिखेंगे शॉर्ट में। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। तो मान लो ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके। और यहाँ पे आपका ये आइनोस्फीयर है, दिस इज द आइनोस्फीयर। सर ये आइनोस्फीयर है, ये जो डॉटेड वाला दिख रहा है ये क्या है? आइनोस्फीयर। तो सिग्नल को अपन को ट्रांसमिट करना है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट करना है सर? अर्थ के सरफेस से अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रिटिकल कहने का मतलब है तुम यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करना चालू किया, यानी यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वी हैव टी मतलब ट्रांसमीटर है। यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करो 80 किलोमीटर की हाइट से लेकर 3 किलोमीटर हाइट तक। कौन है? हमारा आइनोस्फीयर। अब यहाँ से 90 डिग्री पे आपको ट्रांसमिट करना है, यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री पे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। तो आप कैसे ट्रांसमिट करोगे? इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करोगे, ठीक है। यदि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है तो आइनोस्फीयर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो उस केस में बेसिकली स्काई वेव कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज द एवरेज वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, यदि उससे ज़्यादा हुआ तो और ऊपर जाएगा सिग्नल, थोड़ा और ज़्यादा हुआ और जाएगा, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हुआ तो और ऊपर जाएगा। क्लियर है? मान लेते हैं कि अभी के लिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में जो फ्रीक्वेंसी आपने ट्रांसमिट किया वो है 28 मेगाहर्ट्ज। कितना है? 28 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी आपने ट्रांसमिट किया एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो लास्ट लेयर ऑफ आइनोस्फीयर में पहुंचा, यानी एग्जैक्टली जो लास्ट लेयर है वहां से रिफ्लेक्ट हुआ और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा यदि 28 तक, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके। अच्छा, यदि 28 से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया, यानी 28 से आपने कर दिया 28.1 मेगाहर्ट्ज, तो क्या होगा सर? तो ये बेसिकली आइनोस्फीयर के लास्ट लेयर तक तो जाएगा, बट 28 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और एक बार ऊपर चला गया तो अब आयंस है ही नहीं, आयंस नहीं है तो मतलब रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है, वापस आने वाले नहीं है। यानी मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट यानी रिफ्लेक्ट हो सकता है इस केस में अर्थ के इस पर्टिकुलर जगह से, मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो सकता है जब इसको 90 डिग्री पे भेजें, दैट इज द 28 मेगाहर्ट्ज। दिस 28 मेगाहर्ट्ज इज नथिंग बट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी which can be reflected back from the ionosphere when it is sent normally। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? ये 28 से बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होगा, यानी इससे कम होगा, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, बट 28 कैसा है? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आइनोस्फीयर। कब? व्हेन इट इज सेंट नॉर्मली, यानी 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। कहानी क्लियर है सर? डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी which can be reflected back from the ionosphere। कब सर? कब? when it is sent normally। तो आगे आप लिख लेना, आपका होमवर्क है। when it is sent वो लिखना जरूरी है, when it is sent normally 90 डिग्री पे भेजना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के हर एक जगह के लिए अलग अलग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस में कहीं पे ऊंचा जगह है, कहीं नीचा है, तो आइनोस्फीयर की हाइट कुछ अलग हो सकता है वहाँ पे। तो हर लोकेशन के लिए क्या है? एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी।
क्रिटिकल मतलब उससे ज़्यादा नहीं भेजने का, ज़्यादा भेजोगे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगा सर, हमेशा के लिए अलविदा बोल देगा, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आयनोस्फीयर व्हेन इट इज सेंट नॉर्मली, व्हेन इट इज सेंट नॉर्मली, जब 90 डिग्री पे भेजा तब उस फ्रीक्वेंसी का नाम था क्या सर, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ओके सर, मजा आ गया। दूसरा टर्म है सर, उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, MUF से लिखते हैं, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, MUF। ओके, क्या होता है सर, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। ये आपका प्यारा सा अर्थ का सरफेस है, ओके सर, ट्रांसमिट किया सिग्नल किधर, आयनोस्फीयर में सर, और किधर करेंगे आप, आयनोस्फीयर में सिग्नल को ट्रांसमिट किया। ओके, सो दिस डॉटेड रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आयनोस्फीयर। ओके सर, इधर से भेजा। ओके, कैसे भेजेंगे हम, अच्छा ये वाला यूजफुल है क्या, ये तो हमने डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए 90 डिग्री पे भेजा था, बट इसका कोई यूज़ है क्या, 90 डिग्री पे भेजना कोई यूज़ है, हम किस लिए भेजते हैं सिग्नल को, ताकि ये लार्ज डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सिग्नल मिल सके रिसीवर के थ्रू। बट यहाँ पे यदि तुमने 90 डिग्री पे भेजा तो ये वापस उसी जगह पे आएगा, तो स्किप डिस्टेंस 0 हो गया। स्किप डिस्टेंस मतलब ये सिग्नल कहीं ट्रांसमिट हुआ ही नहीं, जहाँ से भेजा वहीं पे आ गया, तो काहे को भेजा, वो तो पहले से था यहाँ पे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। वी नेवर सेंड द सिग्नल एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के साथ 90 डिग्री पे जस्ट हम डिफिनेशन चेक करने के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है उसके लिए अपन डिफिनेशन डिफाइन किए, बट इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ से सिग्नल भेजा रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं आ जाएगा। बट पर्पज़ क्या है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक, पहले जगह पे ही ट्रांसमिट करना नहीं है, दूसरे जगह तक। तो उसके लिए क्या है कि हम कभी भी हम 90 डिग्री पे सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते हैं सर। ओके, तो कैसे करते हैं, कुछ एंगल पे करते हैं जो कि 90 ना हो। तो मान लेते हैं ये ट्रांसमीटर है सर, यहाँ पे क्या है हमारा ट्रांसमीटर, टी बोले तो ट्रांसमीटर है क्या। तो सिग्नल को 90 डिग्री पे नहीं भेजना है, तो ये हमारा है नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ये डायरेक्शन है। तो इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे भेजते हैं, यानी 0 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, दिस इज द एंगल, ये एंगल कितना है सर, थीटा है। ओके, ये एंगल कितना है, थीटा। तो कुछ एंगल पे भेजना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 0 भेजोगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस यहीं पे आ जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन में भेजते हैं तो वहीं पे आ जाता है सर, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। वी नीड टू हैव अ सफिशिएंट वैल्यू ऑफ थीटा, इट शुड नेवर बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वापस वहीं पे आ जाएगा। तो हम इसको ट्रांसमिट किए और ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर समवेयर इधर आएगा सर। यहाँ तक हम क्या लगा सकते हैं, रिसीवर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा स्किप डिस्टेंस, और हमको सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना था, हमारा पर्पज़ फुलफिल हो गया। तो MUF क्या है सर, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी तुमने भेजा जो वहाँ पे वापस आया, इसी फ्रीक्वेंसी का नाम है MUF, यानी ये जो भेजा इस डायरेक्शन में जो भेजा इसका नाम है सर MUF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। यूजेबल यूज है इसका, अपन यहाँ से यहाँ तक भेज पाए, तो ये जो फ्रीक्वेंसी भेजा इसी का नाम है क्या, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ओके सर, अच्छा बताओ यदि MUF का कंपोनेंट तुमने इधर लिया तो MUF का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, MUF का कंपोनेंट इधर आ जाएगा MUF cos थीटा, और इस डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री पे जो भेजते हो उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब MUF का cos कंपोनेंट क्या देगा आपको, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन, जल्दी से बता दो। इक्वेशन हो जाएगा, देखो MUF cos थीटा दैट इज इक्वल टू CF। सो व्हाट इज MUF, MUF इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CF बाई cos थीटा। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं सर, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, MUF यानी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाई cos थीटा। कैसे लिखे, समझ में आया सर। हमको इस डायरेक्शन में भेजना है, 0 डिग्री पे नहीं भेजना है, 0 पे भेजेंगे इसका मतलब कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। तो MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है, इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो थीटा यानी cos थीटा आ जाएगा। तो MUF cos थीटा दैट इज CF, तो MUF इक्वल टू CF बाई cos थीटा। तो इतना जान के रखो कि MUF यानी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, न्यूमेरिकल वगैरह में पूछे जा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाई cos थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल एट विच वी आर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, यानी नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे सिग्नल को तुमने भेजा, दैट इज द एंगल थीटा। तो ये दूसरा टर्म था जिसका नाम था मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। जल्दी से कॉपी प्रिंट करो सर। इसके अलावा और 2 टर्म है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, वो भी जान लेते हैं। टर्म नंबर 3 सर, तीसरा टर्म क्या है,
उसको बोलते हैं सर वर्चुअल हाइट। क्या बोलते हैं सर? वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट क्या होता है सर? तो एक्चुअल में जब अर्थ के सरफेस से आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो कहाँ पे? आइनोस्फीयर में, तो वो सिग्नल जो है ना बालक, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं ना, ये रियलिटी नहीं है, ये अब तक हम आपको इमेजिन करने बोल रहे थे। एक्चुअल में रियलिटी क्या होता है जब सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो कहाँ से? अर्थ के सरफेस से। तो ये है अर्थ का सरफेस, इधर से आपने ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमीटर जैसे जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हो तो ये इस तरह से ट्रांसमिट होता है। यहाँ से देखो एक कर्व में ट्रांसमिट होता है, इस तरह से जाता है और ऐसे वापस आता है। यहाँ से ट्रांसमीटर है और यहाँ पे मान लिया आपने रिसीवर लगा के रखा, तो इस तरह से ट्रांसमिट होता है कर्व में। अब ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना बालक, तो मीडियम की डेंसिटी क्या होता है? कम होते जाता है। अब मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो हर लेयर में बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो हर लेयर में वेव का क्या होगा? बेंडिंग होगा। तो बेंड होते हुए जाता है, यानी एक कर्व के फॉर्म में जाता है सिग्नल, इस तरह से जाता है, इस तरह से नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता, बेंड होते हुए जाता है। तो यदि तुमसे बोला जाए कि इस केस में ज्योमेट्रिकल हाइट क्या है, यानी सिग्नल अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम कितना हाइट तक जा रहा है, तो तुमको ज्योमेट्रिकल हाइट यदि पूछे तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल हाइट, यानी ट्रेंगल बना दो आप बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल हाइट। तो ये जो ज्योमेट्रिकल हाइट है इसी का नाम है वर्चुअल हाइट, एच से लिखें। और रियल हाइट क्या है? रियल हाइट देखो यहीं तक है, वर्चुअल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट रियल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वर्चुअल हाइट का मतलब क्या? ज्योमेट्रिकल हाइट अटेंड बाय द सिग्नल। ज्योमेट्रिकल हाइट, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या? हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो जो ट्रायंगल बना दिया उसका जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज द वर्चुअल हाइट। बट एक्चुअल में रियलिटी में सिग्नल उतना दूर तक नहीं जाता, उससे थोड़ा कम ही डिस्टेंस में जाता है, यानी यहीं तक जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा रियल हाइट। बट दिस इज द ज्योमेट्रिकल हाइट। ट्रायंगल बना दिए, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हाइट निकाले, इसलिए उसका नाम है वर्चुअल हाइट। तो वर्चुअल हाइट का डेफिनेशन क्या होगा? ज्योमेट्रिकल हाइट अटेंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज नथिंग बट द वर्चुअल हाइट। एक और टर्म आएगा सर, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नहीं, वीडियो का, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो fourth term related to sky wave communication, that is sudden ionospheric disturbance. Sudden ionospheric disturbance SID से भी लिखते हैं, sudden ionospheric disturbance। क्या होता है सर? तो बेसिकली अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, या फिर सन का जो लाइट है अर्थ में वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अर्थ यदि रोटेट कर रहा है तो मॉर्निंग टू इवनिंग या इवनिंग टू मॉर्निंग हो रहा है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करता है अर्थ, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारा आ रहा है, यानी ये अर्थ है सर, ये अर्थ है और इधर हमारा सन है, तो अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है आइनोस्फीयर में, तो आइनोस्फीयर में जो रेडिएशन आ रहा है उसका अमाउंट कम होते जाता है या बढ़ते जाता है। जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग यदि देखें, मॉर्निंग टू आफ्टरनून, तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंटरिंग फ्रॉम द सन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी आइनोस्फीयर में जो लाइट आ रहा है सन से उसका अमाउंट क्या होता है? बढ़ते जाता है। कब? जब मॉर्निंग टू आफ्टरनून होता है। तो आइनोस्फीयर में जो आयंस की डेंसिटी है, एनर्जी यदि बढ़ गया, ज़्यादा लाइट आ गया तो एनर्जी बढ़ गया, तो एनर्जी यदि बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाता है। यानी हर मोमेंट में अर्थ के रोटेशन के वजह से आयनोस्फीयर में जो आयंस है वो हर मोमेंट में चेंज हो रहा है, और हर मोमेंट में यदि चेंज हो रहा है क्या? डेंसिटी ऑफ द आयंस इन द आयनोस्फीयर, तो आयंस की डेंसिटी चेंज होने के वजह से बेसिकली क्या होगा? मीडियम फ्लक्चुएट करते रहता है, और मीडियम के फ्लक्चुएट होने की वजह से यदि तुमको बोला कि मीडियम फ्लक्चुएट हो रहा है तो कभी ये वाला कर्व बनेगा, नेक्स्ट मोमेंट में कुछ और कर्व बनेगा, क्योंकि मीडियम फ्लक्चुएट कर रहा है तो कभी सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा, कभी इधर पहुँचेगा, कभी इधर पहुँचेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम सिग्नल का नहीं बता सकते, यानी रिसीवर यहीं पे रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आयनोस्फीयर में आयंस की डेंसिटी क्या है, और वो डेंसिटी हर मोमेंट में चेंज हो रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ के रोटेशन से सर लाइट जो सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, आयनोस्फीयर में आ रहा है, उसका अमाउंट कम और ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मीडियम की डेंसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है। और मीडियम की डेंसिटी फ्लक्चुएट होने से ये सिग्नल हमेशा यहीं पर नहीं रहेगा, या इधर इधर होगा या फिर इधर होगा। क्लियर है? सो देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल
ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी इन द आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के अंदर जो आयंस है उसके डेंसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से मीडियम में जो रिसीवर सिग्नल, जो सिग्नल यहाँ तक आ रहा था वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो उस डेंसिटी के फ्लक्चुएट होने के फिनोमिना को ही बोलते हैं सडन आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, यानी ड्यू टू फ्लेयर ऑफ द सन, फ्लेयर मतलब इंटेंसिटी ऑफ द सन, देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द आयंस इन द आयनोस्फीयर, दिस फिनोमिना इज नोन एज सडन आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस। बस इतना जान के रखें। सडन आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द चेंज इन डेंसिटी ऑफ द आयनोस्फीयर ड्यू टू फ्लेयर ऑफ द सन और ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ द radiation from the sun, that change in density phenomena is nothing but what? sudden ionospheric disturbance। उससे सिग्नल क्या होता है? फ्लक्चुएट करते हैं। सो ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू द स्काई वेव कम्युनिकेशन। एक टाइप के और कम्युनिकेशन बच गए जिसका नाम है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले साथ ही साथ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।